गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। ये जो राज्य व्यवस्था है ये कहाँ से आई है। ये राज्य व्यवस्था को ही हम राजनीति बोलते हैं। क्या राजनीति? तो ये राज्य व्यवस्था है, ये कहाँ से जन्मी है, ये कहाँ इसका जन्म होता है, कहाँ से ये आती है और कैसे कैसे ये समाज में प्रयोग होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था इसी का एक पार्ट है संविधान। इसी के बाद हम संविधान को अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। कि भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहले, इससे पहले क्या होता था कि राजतंत्र था हमारे यहाँ पर। राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा राज्य करता था, राजा राज्य करता था और प्रजा उसके निर्देशों को मानती थी। जो राजा ने ऑर्डर दिया वो प्रजा को फॉलो करना पड़ता था। इसमें होता था राजा का शासन। फिर धीरे धीरे क्या होता कि राजतंत्र का अंत होता है, तो राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर को हम तय करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि विश्व के कुछ महान दार्शनिक होते हैं, कुछ थिंकर जन्म लेते हैं। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है हमारी। तो सबसे पहले क्या होता है कि विश्व के महान दार्शनिक जो थिंकर होते हैं इन्होंने जन्म लिया। कहाँ पर? यूरोप में। उसमें से एक था, इसकी ट्रिक लिख दी हमने यहाँ पे, स्पेस, SPAS। तो सबसे पहले जन्म होता है एक थिंकर का, इसका नाम होता है सुकरात। सबसे प्रथम होता है सुकरात। तो सुकरात के मन में सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म हुआ। इनके राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं इसके मन में विचार आने लगते हैं, राजनीतिक विचार आने लगते हैं, सोचता रहता है, विचार ही विचार आने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसका एक शिष्य बनता है जिसका नाम होता है प्लूटो। प्लूटो क्या करता है कि अपने गुरु के विचारों को लिखता ही रहता है, मतलब किताबों में लिखता रहता है। और इसके साथ उसने बहुत अच्छे एक नोट्स भी तैयार कर रखे थे। प्लूटो के जाने के बाद, सुकरात के जाने के बाद प्लूटो का एक शिष्य और बनता है जिसका नाम होता है अरस्तू। अरस्तू ने प्लूटो के द्वारा लिखी गई किताबों को बहुत गहन अध्ययन किया, कुछ जो कमियां थीं उनको सुधारा। इसके बाद और विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। कौन? अरस्तू। गुरु से भी बड़ा, कहते हैं ना कि गुरु गुरु ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। उसी तरह से ये अरस्तू है, ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसी को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक मान लिया जाता है कि आपके ही द्वारा राजनीतिक विचार दिए गए। बल्कि शुरुआत की बात करते हैं तो विचार दिए गए थे सुकरात से। सुकरात के मन में सबसे पहले विचार आया, प्लूटो ने अपनी बुकों में लिखना चालू कर दिया। उन बुकों का गहन अध्ययन किया किसने? अरस्तू ने। और इसी को मान लिया जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक। इसके बाद इसका एक शिष्य और बनता है जिसका नाम होता है सिकंदर। तो सबसे पहले सुकरात हुए, सुकरात के बाद प्लूटो आते हैं, प्लूटो के बाद अरस्तू आते हैं और अरस्तू के बाद सिकंदर आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बनता है, और सिकंदर ने सबसे बात क्या करते हैं, इसने समाज में प्रयोग किया। राजनीतिक जो विद्या थी, राजनीतिक जो ज्ञान था, इसको समाज में प्रयोग किया। कैसे किया? युद्ध के माध्यम से। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तू। अरस्तू के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। इसने समाज में प्रयोग किया। जो में हमने जाना था कि राजनीतिक विचार किसके मन में सबसे पहले आया, फिर इसके सबसे पहले सुकरात के मन में विचार आया, उनके विचारों को प्लूटो ने नोट डाउन किया था। इसके बाद क्या होता है कि जो अरस्तू होता है, प्लूटो का शिष्य होता है, उसने गहन अध्ययन किया था उनका, और इसलिए उसको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उनका एक शिष्य और होता है, इसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर ने इसका समाज में प्रयोग किया था। तो बताया जाता है कि सिकंदर ने पूरे विश्व पर युद्ध के माध्यम से पूरे विश्व पर राज्य किया था। विश्व विजेता यानी सिकंदर महान के नाम से सिकंदर को जाना जाता है। अब सिकंदर के पास एक देश बचता है जिसका नाम होता है भारत। सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने के बाद भारत की ओर पलायन करता है, यानी कि भारत की ओर निकलता है। बस भारत को जीतना बाकी रह गया था। तो सिकंदर क्या करता है, यहाँ से एंट्री करता है सिकंदर। सिकंदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब तो खैर हमसे बंटवारा हो गया है। पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। आज़ादी के पहले 1947 के पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही था। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक विश्वविद्यालय था, इसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर एक आचार्य चाणक्य रहते थे, एक गुरुजी रहते थे आचार्य चाणक्य। इनको कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त शर्मा भी बोलते हैं। इसमें आचार्य थे। इनको पता चलता है कि सिकंदर विश्व विजेता है जो कि भारत की ओर निकल पड़ा है भारत को जीतने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं कि भारत का जो उस टाइम पे जो मुख्य केंद्र था वो था मगध। क्या था? मगध।
और उस टाइम पे जो मगध बोलते थे किसको? बिहार को। जो बिहार वाला क्षेत्र है पहले जो मगध था, आज जो बिहार है हमारा, वो पहले मगध था। उस टाइम में मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया था? उदयन ने। उदयन ने इसको बसाया था। पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? पटना। क्या? पटना। ये किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। अब अपन बैक में चलते हैं। मगध जो भारत का मुख्य केंद्र था, जैसे कि आज बात करते हैं कि दिल्ली हमारे पूरे भारत की राजधानी है, उसी टाइम पर जो भारत का एक मुख्य जो केंद्र था वो मगध था। मगध पर राज्य कर रहे थे कौन? नंद वंश के राजा, जिनका नाम था घनानंद। क्या? घनानंद। तो घनानंद के पास आती हैं आचार्य चाणक्य, प्रस्ताव लेके आते हैं एक, और उनसे कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था, और इसके बाद वो निकल पड़ा है कि इसके भारत की ओर निकल पड़ा है, भारत को जीतने के लिए। अगर आप मदद करेंगे तो ये चला जाएगा वापस, नहीं तो हमें कोई नहीं रोक सकता तबाही होने से। इसके बाद क्या कहते हैं? घनानंद को अपने आप पर अपमान हो, मतलब अभिमान होता है, और उसी अभिमान को देखते देखते क्या करते हैं? आचार्य चाणक्य को अपने दरबार से निकाल देते हैं। कहते हैं जाइए, हम निपट लेंगे सिकंदर से। अब क्या होता है? घनानंद घनानंद हमेशा क्या करते हैं? अब इनको मरवाने के लिए, इनको मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं कि इनको खत्म कैसे करना है। किसको? चाणक्य को। तो चाणक्य क्या करता है? यहाँ से दरबार से निकल जाता है। यहाँ से जैसे वो निकलता है और इनको एक व्यक्ति मिलता है, एक बच्चा मिलता है छोटा सा, इसका नाम होता है चंदू। और होता है चंदू। चंदू इनको मिलता है। तो एक माता होती हैं, उनसे उनके चंदू को लेने के लिए कहता है कि हम आपके बालक को गुरु को ले जाना चाहते हैं, तक्षशिला ले जाएंगे इसको, और इसकी शिक्षा दीक्षा कराएंगे इसके लिए। इसके बाद क्या होता है? उसकी जो माँ होती है, चंदू की माँ जो मूरा होती हैं, इनको अपना बालक दे देती हैं। उस टाइम में फड़ चलते थे, कुछ फड़ में उनको दे देती हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनको ले जाते हैं, और इसके लिए कठोर ट्रेनिंग कराते हैं, शिक्षा होती है, युद्ध कौशल सिखाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सिकंदर को लड़ने के लिए आगे चल के यही चंदू चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंदू इसका नाम था, गुप्त यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि गुरु का नाम है, और मौर्य यानी कि माता का नाम था मूरा, तो यहां से निकल के आता है। अब क्या होता है इसके बाद? सिकंदर की सेना को कई तरह से भ्रमित करते हैं, यानी कि गुरु आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों भ्रमित करते हैं कि यहाँ से जाइए, ये भारत है वो देवी देवताओं का देश है, अगर आपने भारत पर आक्रमण किया या भारत से युद्ध लड़ने की कोशिश की तो हो सकता है आपकी सेना की तबाही हो जाए, आपको बुरे दिन देखने को पड़े। इस चक्कर में क्या करता है? सिकंदर से कहते हैं युद्ध लड़ने के लिए। कब? बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में उनसे कहा जाता है कि अगर आपको युद्ध लड़ना ही तो बरसात दिनों में युद्ध करिए आप। इसके बाद क्या होता है? बरसात के दिनों में युद्ध लड़ता है, और हमारे यहाँ पर नदियाँ क्या होती है? बरसात दिनों में उफान पर होती है। तो एक नदी होती है ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी होती है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया कि हम इस नदी को पार नहीं कर सकते उफान पर होने के कारण। तो सिकंदर वापस चला जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य किससे? घनानंद से लड़ता है, और इसके बाद मगध में जो नंद वंश का राजा था इसको समाप्त कर देता है, और ये नंद वंश को समाप्त करके अपनी नींव रखता है। नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखता है। मौर्य वंश प्रारंभ होता है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद है कि हमने पहले जाना था कि सिकंदर था जो कि भारत में आया था, उसको बहुत सारे ऐसे कहकर कि मतलब ये भारत देवी देवताओं का देश है, और इसको क्या कर दिया था? इसको लौटना पड़ा। और इसका एक चीन का एक शहर है, चीन के पास में यहाँ बेबीलोन में जाता है, और वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है आचार्य चाणक्य की सहायता से। इसके बाद बात करते हैं विश्व में पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण जो काल आता है ये यूरोप में देखने को मिलता है। तो यूरोप में कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो एक यात्री होता है, एक पुर्तगाली होता है, जो कि पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों का जागरूक होना, लोगों का जागरूक होना।
मतलब लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग आता है कि अभी तो हम क्या कर रहे थे कि ऐसे रहते थे, निवास करते थे, कि क्यों ना व्यापार किया जाए। और व्यापार किया जाए तो किस चीज़ का व्यापार किया जाए और कहाँ जाए व्यापार करने के लिए। तो उन्हें पता था कि ये एक भारत देश है जो कि मसालों से परिपूर्ण है, मसालों से, जो कि केरल एक राज्य है, भारत का एक राज्य है केरल। इसको इसका एक शहर है, इसका नाम है कोच्चि। कोच्चि को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहीं पे कोच्चि आता है, कोच्चि, इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो यूरोप से क्या होता है, एक पुर्तगाली एक देश है, पुर्तगाली, इसका नाम होता है वास्को डी गामा। कब आता है ये, 1498 में, 1498 में ये भारत के लिए निकल पड़ता है। कहाँ से, समुद्री रास्ते से। किसकी तलाश में, व्यापार की तलाश में। तो ये आता है, बताया जाता है। तो भारत की जो खोज की थी, समुद्री रास्ते की जो खोज की थी, वो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। कब, 1498 में। तो जैसे ही आता है, कैंप ऑफ गुड होप एक द्वीप मिलता है रास्ते में, इसी द्वीप पर होते हुए आता है और कहाँ पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह, यहाँ बंदरगाह पे पहुंचता है। उस टाइम पे कालीकट एक शहर है। तो कालीकट जो शहर के जो राजा होते हैं वो होते हैं जमोरिन, एक क्षेत्र होता है जमोरिन। जमोरिन के द्वारा एक एक अंग्रेज है ना, एक इसका गोरा सा चितकबरा सा एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम तो वास्को डी गामा, इसका भव्य स्वागत किया गया। और जब इसका स्वागत किया जाता है, कुछ दिनों तक ये रुकता है। जमोरिन इसके बाद क्या कर देते हैं, इसके जहाज को पूरा का पूरा मसालों से भर देते हैं और कोई पैसा नहीं लेते हैं। इससे पूछते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान बन के आए हैं, आप हमसे व्यापार करने के लिए आए हैं, अगर आपसे हमारे संबंध अच्छे बनते हैं तो आगे चल के और भी आपको देते हैं। तो जमोरिन क्या करता है, पहली बार में कोई पैसा नहीं लेता है और फ्री में ही पूरा का पूरा मसालों से उसका जहाज को भर देता है। अब क्या होता है, जब ये वास्को डी गामा वापस जाता है तो यूरोप में 60 गुना मुनाफा कमाता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। मसाले इतनी महंगी बेचता है और यहाँ से किसने, वास्को डी गामा ने फ्री में खरीदा था, वहाँ जाके 60 गुना मुनाफा कमाता है। तो देखते ही देखते क्या होता है कि सबको पता चलता है कि भारत तो मसालों का बगीचा है, तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तो हमें चलना ही चाहिए। पर धीरे धीरे क्या होता है, फिर इसके बाद अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डेनिश आते हैं, डच आते हैं, सबकी नज़र भारत पर पड़ने लगती है। अब बात करते हैं, सबकी नज़र भारत पर पड़ने लगती है। फिर क्या होता है, कुछ अंग्रेज आते हैं उसी टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है, 1600 ईस्वी में। कहाँ पर, लंदन। कहाँ, ये ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है जिसकी स्थापना होती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसी का एक अंग्रेजी अधिकारी होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होता है, अंग्रेज अधिकारी। तो महारानी, इंग्लैंड की जो महारानी होती हैं, इनकी महारानी वहाँ पर शासन करती हैं, वो इनको भेज देती हैं कहाँ पर, भारत में, कि जाइए और व्यापार करने की अनुमति मांगिए। तो कब, 1608 में। कौन, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस ये आता है, कहाँ आता है, भारत में। इसके जब इनको फरमान सुनाया था, इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम पे जेम्स प्रथम ने फरमान सुनाया था, किसके नाम पर, अकबर के नाम पर। उस टाइम पे अकबर राज करता था। कब सुनाया था, 1600 में फरमान सुनाते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी को भेजते हैं। जैसे वो भारत में आता है तो आते आते उनको क्या होता है कि भारत के राजा होते हैं जहांगीर। तो जहांगीर इनको मिलते हैं। जहांगीर इनको जैसे ही मिलते हैं तो इनको क्या कर देते हैं, अनुमति नहीं मिलती है। इसके बाद दूसरा वो आता है, अधिकारी आता है, उसको अनुमति दी जाती है। विश्व में पुनर्जागरण काल। इसके बाद क्या होता है कि विश्व में पुनर्जागरण काल शुरू होता है। यानी कि सिकंदर था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद क्या होता है, उसका वो वापस चला जाता है भारत से। और भारत में उस टाइम पे नंद वंश का जो शासन था, नंद वंश को जो चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो भारत में मौर्य वंश उस टाइम पे चल रहा था। विश्व में कुछ अलग ही चल रहा था।
तो विश्व में पुनर्जागरण काल आया, विश्व में पुनर्जागरण काल आया। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है लोगों का जागरूक होना, लोगों का जागरूक होना। तो यूरोप की इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? यूरोप से, यानी कि पुर्तगाल। पुर्तगाल एक देश है जो कि यूरोप में ही आता है। इस यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले एक इटली का व्यक्ति होता है, एक नाविक होता है। कौन होता है? नाविक। जो इटली का एक नाविक था, जिसका नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 में भारत की खोज के लिए निकलता है। सबसे पहले भारत की खोज के लिए निकला था ये, भारत की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए निकलता है और कहकर जाता है कि हम भारत की खोज के लिए जा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब ये भारत की खोज के लिए निकलता है तो रास्ते में कुछ हवाओं के द्वारा उसका जो नाव है, जो कि उसका जहाज होता है, वो दूसरे रास्ते मुड़ जाता है। और मुड़ते क्या होता है, ये चलते चलते इसको कई महीने बीत जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचता है, अमेरिका पहुंच जाता है ये। तो घर से ये कह के निकलता है कि हमें जाना है, भारत की खोज के लिए निकलता है और ये अमेरिका पहुंच जाता है। तो बताया जाता है जहाँ ये पहुंचता है वहाँ के लोग बिल्कुल भारतीय जैसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। भारतीय जैसे ना देखने के कारण उसको अजीब से लगते हैं लोग और कहते हैं कि आप लोग कौन हैं? रेड रेड से लोग देखते हैं। तो वो कहते हैं ये तो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो इसने जिस महाद्वीप की खोज की वो भारत ना निकल के अमेरिका निकला। और जैसे ही अमेरिका निकला, वहाँ के जो लोग थे वो अमेरिकन थे, इनके रेड इंडियन थे। और ये सदमे में चला जाता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, जैसे कि फीवर आ जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बस यही कहते कहते कि हमने जिस महाद्वीप की खोज की वो भारत नहीं निकला, वो अमेरिका निकला। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसके कुछ सालों बाद यूरोप से एक यात्री, यानी कि एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम होता वास्को डी गामा, ये भारत की खोज के लिए निकलता है, यानी समुद्री रास्ते से व्यापार की तलाश में आता है। ये कहाँ पर? व्यापार की तलाश में जैसे ही आता है तो आते 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 कैंप ऑफ गुड होप एक द्वीप मिलता है। इसके रास्ते वो इसको बता देता है कि आप सीधे चले जाइए। और जैसे ही आता है तो एक कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह जो कि एक कोच्चि में ही आता है। कोच्चि एक शहर है। कोच्चि को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल राज्य में आता है। और यहीं के जो राजा होते हैं कालीकट के उस टाइम पे थे जमोरिन। तो जमोरिन ने किसका? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। कई दिनों तक यह रुकता है। रुकने के साथ साथ इसकी कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके जहाज को पूरा का पूरा मसालों से भर दिया जाता है, लाद दिया जाता है कि जाओ इसको ले जाओ। और इससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। एक बार तो फ्री दे देते पूरा का पूरा जहाज। जब ये वास्को डी गामा यूरोप ले जाता है तो 60 गुना महंगा बेचता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। जब कोई व्यक्ति 60 गुना मुनाफा कमाएगा तो धीरे धीरे देखते देखते, जैसे ब्रिटेन के लोग हुए, फ्रांस के लोग हुए, डेनमार्क के लोग हुए, सबकी नज़रें पड़ती हैं कि हम भी भारत में जाएंगे और क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। किसका? मसालों का। भारत मसालों के लिए शुरू से ही जाना जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं? धीरे धीरे अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने चालू कर दिया आना। अंग्रेज आते हैं और उसी समय क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। तो इंग्लैंड की महारानी अपने अंग्रेज अधिकारियों को भेज देती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? व्यापार बढ़ने लगता है। और अंग्रेज क्या करते हैं कि भारत में आके थम जाते हैं। भारत में आके थम जाते हैं और धीरे धीरे फ्रांसीसियों को, डेनिश को, डच को, पुर्तगालियों को सबका सफाया कर देते हैं और अपनी जड़ किस में जमा लेते हैं? भारत में मुख्य रूप से अपनी जड़ को जमा लेते हैं। अब बात करते हैं किसके लिए आए थे अंग्रेज अधिकारी? सिर्फ व्यापार के लिए, कि हम व्यापार करेंगे भारत के साथ। उनकी नज़र पड़ती है शासन पर नज़र पड़ती है। तो उसी के साथ क्या होता है? 2 हम युद्ध जानेंगे। उन्हीं युद्ध के साथ साथ भारत से राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है और लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। चलिए सफ़र करते हैं, बंगाल से शुरू करते हैं। तो आगे की जो कहानी होती है वो बंगाल से शुरू होती है। ये बंगाल है आपका, जो बांग्लादेश से पहले कुछ नहीं था। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमें बंगाल मिलता है। तो बंगाल से इसका सफ़र शुरू होता है कि बंगाल के उस टाइम पे जो राजा होते थे, जैसे कोई राजा महाराजा जैसे मुगल होते थे, ऐसे बंगाल में कुछ राजा थे, उनको नवाब कहा जाता था। क्या? नवाब।
बंगाल में जो राजा थे वो नवाब कहलाते थे। तो वहीं का एक नवाब था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला हुआ, ज़्यादा उम्र का था, न्यू उम्र का था, नई उम्र थी, नया जोश, नया खून, नई ताकत थी। तो इसने सोचा ये अंग्रेज लोग हम लोगों को लूटते हैं, परेशान करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं करने देते हैं, क्यों ना कुछ किया जाए इनका। इसके बाद क्या करता है, एक छोटा सा कदम उठाता है। 146 अंग्रेजों को ये सिराजुद्दौला क्या कर देता है, बंद कर देता है एक कमरे में। एक कमरे में उसको बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। और 24 घंटे बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता है तो इस 146 में से 123 तो मारे जाते हैं, यानी कि डेथ निकलती है, मरे हुए निकलते हैं, और 23 लोग जिंदा बचते हैं। ये मारे जाते हैं उसी में से, और ये जिंदा बचते हैं। ये जिंदा बचते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है डॉक्टर हॉलवेल। क्या? डॉक्टर हॉलवेल। डॉक्टर हॉलवेल। तो डॉक्टर हॉलवेल क्या करते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और महारानी को पूरी की पूरी कहानी सुना देते हैं कि बंगाल का एक नवाब था, सिराजुद्दौला था, हम सब लोगों को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर देता है, और इसके साथ क्या करते हैं, 24 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलता है और हमारे 123 लोग मारे जाते हैं और केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं। और उसमें से एक हम थे, हम थोड़ी सी एक अच्छी हालत में थे जो आपको बयां कर पा रहे हैं इस सफ़र को। इसके बाद महारानी आदेश देती हैं कि बस अब बहुत हो गया, भारत की मनमानी बहुत हो गई है, भारतीय राजाओं की मनमानी बहुत हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, अब युद्ध होगा। और बस एक साल बाद, ये हमारी 20 जून 1756 की घटना है, इसी को काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। उस टाइम पे बंगाल में सबसे बड़ी घटना ये मानी जाती है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में काल कोठरी की त्रासदी होती है। 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। 24 घंटे बाद दरवाज़ा खोलते हैं और इसमें से 123 लोग मारे जाते हैं और 23 लोग जिंदा बचते हैं। अब महारानी ने आदेश दिया कि बस एक साल और रुक जाइए, अब हम क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो ये एक युद्ध होता है प्लासी। प्लासी एक जगह है, बंगाल में ही है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। किस किस के बीच होगा, अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब। अंग्रेज जो अधिकारी थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के होता है। इसमें क्या होता है, इनके जो सेनापति होते हैं वो सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं युद्ध को। इसके बाद एक युद्ध और होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इनके लिए क्या होता है, जो सिराजुद्दौला होते हैं, इनका जो सेनापति होता है, इनको कैप्चर कर लेते हैं। इनको कुछ लालच देते हैं, बंगाल का जो नवाब होता है रॉबर्ट क्लाइव, इनको लालच देते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला भी उस टाइम पे पावरफुल था, कोई कमजोर राजा नहीं था, ये बंगाल का नवाब था। लेकिन क्या होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। क्या होता है कि अपने ही लोग गद्दारी करते हैं, तो उसका जो सेनापति होता है वो इनके साथ गद्दारी करता है, मीर जाफ़र जो गद्दारी करता है। तो इसके बाद क्या कहते हैं, मीर जाफ़र उससे कहते हैं कि हम आपको राजा बना देंगे, राजा बना देंगे। और रॉबर्ट क्लाइव क्या कर देता है, इनसे साथ युद्ध लड़ता है और उनकी जो सेना होती है, जो सिराजुद्दौला की सेना होती है, उनकी सेना के लिए आदेश देता है सेनापति जो मीर जाफ़र होता है कि आपको लड़ना नहीं है, और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और ये हार जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या कर देता है, उसको राजा बना देते हैं। आगे घटना क्या होती है, धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ सालों बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है कि अंग्रेजों ने जिनको राजा बनाया था, बंगाल का नवाब बनाया था, जो मीर जाफ़र होता है, वो अपने दामाद मीर कासिम को बना देता है। मीर कासिम को बना देता है तो मीर कासिम क्या कर देता है, एक राजधानी होती है अंग्रेजों की, कौन सी उस टाइम पे थी, मुर्शदाबाद। कौन सी थी, मुर्शदाबाद। मुर्शदाबाद। तो मुर्शदाबाद से राजधानी ट्रांसफर कर लेता, कहाँ ले जाता, मुंगेर, जो कि आज अभी बिहार में आता है। मुंगेर ले जाता है, कौन ले जाता है, मीर कासिम ले जाता है। तो जैसे जो मीर कासिम मुंगेर जो राजधानी ले जाता है मुर्शदाबाद से, तो अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाते हैं। अंग्रेज लोग परेशान हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि युद्ध होगा। युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है।
अंग्रेज अधिकारी, अब हेक्टर, रॉबर्ट क्लाइव नहीं आएगा, अब हेक्टर मुनरो आएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो। यहाँ से कौन था? तीन लोग लड़ेंगे यहाँ से। कौन कौन? एक तो बंगाल होगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे उस टाइम पे। अवध मतलब जो अयोध्या वाला, लखनऊ वाला क्षेत्र, यहाँ से जो राजा थे शुजाउद्दौला थे, और मुगल थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने भाग लिया। इसके बावजूद भी इनको हरा देते हैं कौन? अंग्रेज, और ये जीत जाते हैं, हेक्टर मुनरो जीत जाता है। तो बताया जाता है इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माने जाते हैं ये। और इन दोनों युद्धों में से क्या होता है, उस टाइम पे आधुनिक भारत में सबसे बड़े युद्ध माने जाते हैं। और उस समय क्या होता है कि इन दोनों युद्ध से भारत की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है, और अंग्रेज पूर्ण रूप से राजतंत्र का अंत कर देते हैं। राजतंत्र का, पूरे राजाओं को समाप्त कर देते हैं। एक प्रकार से सीधे अंग्रेजों की हुकूमत स्टार्ट हो जाती है और लोकतंत्र के सफर की शुरुआत होती है। अगली टॉपिक में, अगले जो नेक्स्ट क्लास में अपन लोकतंत्र का सफर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक चलेगा, इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए ये हमारा नहीं था।